तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बट एक मिनट रुको, आपसे एक क्वेश्चन है। अगर कल सुबह आप उठकर देखो कि आपका जो इंडिया है ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा और इंडिया की जगह पे 20 छोटे छोटे स्टेट्स हैं और हर एक का अपना अलग राजा है, अपना अलग फ्लैग है, अपना अलग रूल है, लॉज हैं, तो आपको कैसा लगेगा? वियर्ड ना? लेकिन गाइस, 200 साल पहले यूरोप में एग्जैक्टली यही सिचुएशन थी। ना कोई जर्मनी, ना कोई इटली, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक आइडिया, सिर्फ एक आइडिया, उस आइडिया ने पूरे यूरोप का मैप बदल दिया, दो वर्ल्ड वॉर तक पहुंचा दिया और आज भी दुनिया को कंट्रोल करता है। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये चैप्टर समझ लिया तो आज के न्यूज़ में जो भी कंट्री वर्सेस कंट्री लड़ाई दिखती है ना, वो भी समझ आने लगेगी। तो फ़ोन साइड में रखना, ध्यान से सुनना। चलो शुरू करते हैं। फ़ोन साइड में रखना मतलब बिल्कुल साइड में मत रख देना, जिस पे रील चल रही है ना वो साइड में रखना। इसमें केवल आपको पढ़ना है। ओके, तो शुरू करते हैं सबसे पहले इस पेंटिंग से। तो सोचो, अगर कोई फेमस आर्टिस्ट एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाए जिसमें दिखाए मेरा ड्रीम वर्ल्ड, सब कंट्रीज एक दूसरे से दोस्ती कर रहे हैं, सब आज़ाद हैं, सब खुश हैं, तो ये एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ था। ये बनाया था पेंटिंग फेडरिक सोरियो ने 1848 में। बस इंस्टाग्राम नहीं था उस टाइम पे, तो उसने 4 पेंटिंग बनाई। उसने दिखाया कि सारी दुनिया के लोग लाइन में खड़े हैं, दिख रहे हैं ना लाइन में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो आज भी न्यूयॉर्क में है को सल्यूट करते हुए जा रहे हैं। जो स्टैचू है उसके हाथ में एक मशाल है, टॉर्च ऑफ इनलाइनमेंट यानी एजुकेशन और फ्रीडम की रोशनी। नीचे ज़मीन पे क्या पड़ा हुआ है ज़रा देखो तो। इस वाली पिक्चर में शायद मिस तो नहीं हो गया, बट आपको थोड़ा सा बाहर की तरफ देखना, दूर की तरफ वहाँ दिख रहा है, राइट। तो वहाँ टूटे हुए क्राउन्स पड़े हैं, पुराने राजा महाराजा का खेल अब हो गया ख़त्म। और ऊपर गॉड खुद देख रहा है, जैसे अप्रूव कर दिया उन्होंने। तो इसका नाम है उटोपिया। ये वर्ड याद रखना, ग्रीक से आया हुआ है, मतलब ऐसी जगह जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे अगर कोई कहे मेरा ड्रीम स्कूल है जहाँ होमवर्क ही नहीं होता, तो वो भी एक उटोपिया है, सपना है, रियलिटी थोड़ी है। सोरियो का सपना था कि सब नेशन आज़ाद हों, सब डेमोक्रेटिक हों। बस ये सपना 1848 में दूर का सपना था, लेकिन चैप्टर के एंड तक हम देखेंगे कि ये सपना कैसे सच भी हुआ है और कैसे एक भयानक वॉर में भी बदल गया। क्यूरियस ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। फेडरिक सोरियो, राइट। फेडरिक सोरियो ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ फ्री नेशन। अभी मैंने आपको बताया वो पिक्चर देख के, तो एग्जैक्टली आपको वही याद रखना है कि ये फेडरिक सोरियो ने 1848 में 4 पेंटिंग्स बनाए। उसने उसमें क्या दिखाया है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। दूसरा उसने उसमें दिखाया है कि सारे नेशन मार्च करते हुए एक साथ जा रहे हैं। थर्ड उसने इसमें दिखाया है कुछ ब्रोकन सिंबल ऑफ ओल्डर पड़े हुए हैं। और ऊपर आकाश में हमें कौन दिखाई दे रहे हैं? आसमान में भगवान दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो ये आप इसमें से पढ़ना, इसको नोट डाउन भी करना, क्योंकि एग्जाम में आता है। समझ में तो आपको ज़रूर आ गया होगा, आई नो दैट। तो समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेदर देन रटना। तो अगर आपको ये पेंटिंग देख के ही समझ आ जाए, आपको इसमें दिखाई भी दे रहा है, देखो कुछ नेशन आगे निकल गए, तो ये आगे निकल गए नेशन कौन है? ये आगे निकले हुए नेशन वो हैं जिनको फ्रीडम मिल गई थी। जो पीछे दिखाई दे रहे हैं वो बेचारे अभी लाइन में लगे हुए हैं कि हमें भी फ्रीडम चाहिए, हमें भी फ्रीडम चाहिए, राइट। तो ऐसा कुछ प्रिडिक्ट किया था किसने? फेडरिक सोरियो ने। ये इसका ड्रीम था और इसको क्या बोला जाता है? उटोपिया। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फेडरिक सोरियो का जो ड्रीम था उसमें क्या बताया गया है, तो आपको याद रखना है उसमें 4 चीज़ें दिखाई गई हैं: स्टैचू ऑफ लिबर्टी, नेशन मार्चिंग टुगेदर, ब्रोकन सिंबल्स एंड द गॉड्स वॉचेस फ्रॉम द स्काई। आगे चलते हैं। टॉपिक 1, पहला टॉपिक जो हम अभी पढ़ रहे थे, उसी में भी आपको बेसिक कुछ
समझाना चाह रही हूँ बेसिकली कि ये कुछ टर्म्स हैं जो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में इन टर्म्स में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये टर्म्स आने चाहिए कि इन टर्म्स का क्या मतलब है। तो अभी शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहला इसमें एक टर्म लिखा है, क्या टर्म लिखा है? सबसे पहले इसमें एक टर्म लिखा हुआ है नेशनलिज्म। दैट मीन्स ऐसा बिलीफ कि जिसमें सेम स्टोरी, सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज या टेरिटरी शेयर करने वाले लोग एक ही नेशन है और उनका अपना इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट नेशनलिज्म। नेशनलिज्म इज़ अ बिलीफ। कैसा बिलीफ है कि जिसमें लोग ये शेयर करें कि हमारी सेम हिस्ट्री है, हमारा सेम कल्चर है, हमारा सेम लैंग्वेज है, हमारा सेम टेरिटरी है। वो सारे के सारे लोग मिलके क्या बनाते हैं? एक नेशनलिज्म बन जाता है, राइट। सेकेंड, अब बात करते हैं नेशन स्टेट क्या है। नेशन स्टेट वो स्टेट होते हैं जहाँ मेजॉरिटी सिटीजन्स एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी शेयर करते हैं। जैसे 1871 के बाद जर्मनी, 1861 के बाद इटली। तो दैट इज़ व्हाट नेशन स्टेट बन गए वो बाद में। पहले नेशनलिज्म आया, पहले एक बिलीफ आया, बिलीफ आने के बाद उन्होंने स्ट्रगल किया और वो नेशन स्टेट बन गए। थर्ड इसमें आपको देखने को मिल रहा है उटोपिया। अभी मैंने आपको बताया इमेजिनरी, एक इमेजिनरी सोसाइटी जहाँ पे हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। जैसे मिस्टर फेडरिक ने किया था, क्या किया था कि सारे लोग फ्री हो गए, सारा मोनार्की ख़त्म हो गया, सब लोग फ्री हो गए, सब नेशन स्टेट बन गए। उसको प्लेबिसाइट, ये क्या होता है? डायरेक्ट वोटिंग, जिसमें पूरा रीजन किसी बड़े इशू पे वोट करता है। नेपोलियन और बाद में केवर ने ऐसा किया था, राइट। तो ये कोई डायरेक्ट वोट है जिसमें सारी की सारी कंट्री क्या कर रही है? वोट कर रही है। एब्सोल्यूटिज्म सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे एक रूलर के पास टोटल पावर है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है लेकिन एब्सोल्यूटिज्म है। सॉरी, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म होता है ओल्ड प्रैक्टिस, ओल्ड ट्रेडिशन, मोनार्क, चर्च को, दैट मीन्स प्रिजर्व करने की बिलीफ, जिसमें लोगों को लगे नहीं भाई राजा ही अच्छा था, राइट। तो नेपोलियन को डिफीट करने के बाद यूरोप किंग ने ये यूज़ किया था नेशनलिज्म को रोकने के लिए। लोगों में ये फीलिंग तो आ गई थी कि भाई हमें भी नेशनलाइज होना है, हमें राजा को हटाना है। पर अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो कंजर्वेटिज्म थे, मतलब उनको पुरानी प्रैक्टिसेस अच्छी लगती थी। अब आगे चलते हैं। सेकेंड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो अब हम बात कर रहे हैं 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन की साइड। ये इवेंट बोला जाता है फर्स्ट नेशन इन यूरोप बनाने की शुरुआत। पहले फ्रांस में किंग के पास सब पावर थी, रेवोल्यूशन के बाद राजा से सिटीजन के पास आ गई। तो पहली बार लोगों को लगा कि देश अब हमारा है। तो नए फ्रेंच सिंबल बन गए, जैसे ला पार्टी मतलब फादरलैंड, ला सिटीजन सिटीजन, राइट, रेड लिबर्टी कैप, ट्राई कलर फ्लैग। तो ये सब चीज़ें क्या है? अपना खुद का नेशनल एंथम। ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास नए फ्रांस ने लेकर आए। और फ्रांस ने ये आइडिया भी दिया कि लिबर्टी, इक्वालिटी, नेशनलिज्म अपने आर्मी के थ्रू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, पार्ट्स ऑफ इटली, जर्मनी में भी स्प्रेड किया था, राइट। तो आई होप सो आपको ये देख के थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फोकस करना अभी समझने पे रेदर देन आप उसको एकदम से लिखना शुरू करो, पहले समझो। तो अभी हम फ्रेंच की बात ही कर रहे हैं। तो मैंने आपको कैसे बोला कि इमेजिन करो कि आपके स्कूल के पास एक प्रिंसिपल है जो सब डिसाइड करता है, यूनिफॉर्म क्या होगी, क्या खाना है, क्या खेलना है, सब कुछ। और स्टूडेंट की कोई मर्जी ही नहीं चल रही। तो फिर एक दिन स्टूडेंट मिलके बोलेंगे कि नहीं यार, अब हमें भी डिसीजन लेंगे, अब हम भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो ऐसा ही कुछ फ्रांस में हुआ एग्जैक्टली। बस प्रिंसिपल की जगह राजा था और स्टूडेंट की जगह पे पब्लिक थी। पहले फ्रांस में राजा के पास सारी पावर थी। रिवॉल्यूशन के बाद सारी पावर शिफ्ट होकर राजा से सिटीजन के पास आ गई। फिर क्या था? फ्रांस ने अपनी आइडेंटिटी के लिए अपनी अपनी चीज़ें बना ली, जैसे अपना नया लोगो, अपना नया मोटो, अपनी नई यूनिफॉर्म डिज़ाइन कर ली, ऐसा कुछ, राइट। इसी के लिए आपको नया फ्लैग ट्राई कलर, नया एंथम, नया रेड कैप, फ्रीडम का सिंबल था उनका, ला सिटीजन हर सिटीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और सबसे इंटरेस्टिंग, फ्रांस ने अपनी आर्मी भी भेज दी यूरोप के बाकी कंट्रीज़ में, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, और वहाँ पर भी ये आइडिया फैला दिया कि तुम लोग भी आज़ाद हो सकते हो। हम अकेले थोड़े ही हैं जो ऐसा कुछ ऊपर से लिखवा के आए हैं कि हम ही फ्री होंगे, तुम भी हो सकते हो, लड़ाई करो, आगे चलो। तो ये रिवॉल्यूशन बन गया नेशनलिज्म का सबसे पहली चिंगारी, राइट। अब हम आगे बात करते हैं इसी टॉपिक में, नेपोलियन। अब ये नेपोलियन बंदा देखो हीरो भी था और एक विलन भी था। अब आता है हमारे चैप्टर का सबसे बट कंफ्यूजिंग वाला पार्ट भी, बट इंटरेस्टिंग वाला पार्ट भी, नेपोलियन बोनापार्ट। बोनापार्टे। आपने कभी कोई मूवी देखी है जिसमें हीरो खुद ही विलेन भी बन जाता है? नेपोलियन एग्जैक्टली वैसा ही आदमी था। पहले देखो उसने क्या क्या अच्छा अच्छा किया। उसने 1804 में एक नया लॉ सिस्टम बनाया जिसको हम नेपोलियन कोड बोलते हैं। एग्जाम में आता है कि नेपोलियन कोड किसको बोलते हैं, राइट। तो नेपोलियन कोड में सब इक्वल हैं लॉ के सामने, चाहे वो राजा है चाहे वो किसान है। फ्रूडल सिस्टम ख़त्म कर दिया, किसान आज़ाद हो गए, प्रॉपर्टी राइट्स मिल गए सबको। पहले प्रॉपर्टीज़ नहीं होते थे ना, प्रॉपर्टी राइट्स मिल गए। प्योर पूरे यूरोप में वेट मेजर्स करेंसी सेम हो गए। पहले अलग अलग होता था कि अगर आपको एक कंट्री से या एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो आपका वेट बदल जाता था, मेजर्स बदलते थे, करेंसी बदल जाती थी, तो लोगों को ट्रेडिंग में बहुत दिक्कत होती थी। बट उसने ये भी अच्छा काम कर दिया, रोड्स कैनाल बना दिए, तो लोग कनेक्ट भी होने लग गए आपस में एक दूसरे से। तो लग रहा था ना कि हीरो है, अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहा है, लेकिन खुद को ही 1804 में एम्पायरर बना लिया। यानी उसने रिवॉल्यूशन के नो किंग वाले आइडिया को खुद तोड़ दिया। और जब उसने दूसरे कंट्रीज़ को कॉन्क्यूर किया तो वहाँ हैवी टैक्स लगा दिया, लोगों को ज़बरदस्ती अपनी आर्मी में भर्ती करा दिया। अब लोकल लोग सोचो क्या फील करेंगे कि यार ये तो आज़ादी देने के नाम पे हमें ही गुलाम बना रहा। और यही फीलिंग स्पेन में, जर्मनी में, रशिया में लोग नेपोलियन के खिलाफ खड़े हो गए और ये उनका नेशनलिज्म बन गया, सॉरी। मोरल ऑफ द स्टोरी कि नेपोलियन ने नेशनलिज्म को एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से खुद ही उसने उसको अगेंस्ट कर दिया। इसीलिए उसे बोलते हैं पैराडॉक्स, यानी कॉन्ट्राडिक्शन। तो एग्जाम में आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है कि हाउ नेपोलियन हेल्प नेशनलिज्म और हाउ नेपोलियन हर्ट द नेशनलिज्म, कि उसने अच्छा अच्छा करके क्या मदद करी और बुरा बुरा करके नेशनलिज्म को उसने कैसे क्या किया, हर्ट किया। तो देखो हेल्प का मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि भाई उसने नेपोलियन कोड दे दिए, फ्रूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया, चर्च और नोबिलिटी को प्रिविलेज कम कर दिया, वेट मेजर्स करेंसी स्टैंडर्डाइज कर दी, राइट, सड़कें बनाई, कैनाल्स बना दिए, लोगों को कनेक्ट कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट उसने क्या किया, चेंज पॉसिबल है, लोगों को ये सिखाया कि चेंज भी हो सकता है। बट हर्ट भी तो कर दिया ना साथ साथ। क्या किया, खुद को एम्पायरर बना दिया, फ्रेंच रिपब्लिक ख़त्म कर दिया, हैवी टैक्सेस और इम्पोज कर दिए, ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती करा रहा, लोगों को बोल रहा है ज्वाइन करो ज्वाइन करो। लोकल लोगों को क्या लगा, लिबरलाइजेशन के नाम पे ये हमें फ्रेंच डोमिनेट करने लग गया। इसका रिजल्ट हो गया सब लोग नेशनलिज्म की बात करने लग गए और उसके अगेंस्ट हो गए। तो एग्ज़ाम में फिर से मैं बता रही हूँ, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा नेपोलियन ने नेशनलिज्म को कैसे अफेक्ट किया। तो दोनों साइड लिखना पड़ेगा, हेल्प वाला पार्ट भी और हर्ट वाला पार्ट भी। अब देखिए हम इसके थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। चैप्टर बड़ा है तो मैं आपको पार्ट्स में बताऊंगी, ये हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल के लिए। टॉपिक 3, कंजर्वेटिज्म रिएक्शन। अब 1815 में नेपोलियन डिफीट हो गया। अब बड़े एम्पायरन पावर थी जैसे ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, राइट, रशिया, ब्रिटेन, एक मीटिंग करी इन्होंने। जिस मीटिंग करी उसका नाम था वो मीटिंग उन्होंने करी वियना में। तो जिसको उन्होंने किसने होस्ट किया था, मैट्रेंच ने। इनका गोल सिंपल था कि नेशनलिज्म को रोक लो और पुराना सिस्टम वापस ले आओ। इसीलिए इस पीरियड को बोलते हैं कंजर्वेटिज्म एज, कंजर्वेटिव एज, सॉरी। 4 बड़े डिसीजन लिए गए। रीस्टोर्ड मोनार्क, बर्बन डायनेस्टी जो थी और स्पेन में वापस ला दी गई। रेड्रॉन मैप, बेल्जियम को हॉलैंड को दे दिया गया, पोलैंड को रशिया
को दिया, प्रूशिया ऑस्ट्रिया में बांट दिया गया। बैलेंस ऑफ पावर, कोई एक कंट्री बहुत पावरफुल ना हो जाए तो ताकि दूसरा नेपोलियन कभी खड़ा ना हो पाए, तो बैलेंस ऑफ पावर कर दिया। रिप्रेशन ऑफ लिबरल्स, तो उन्होंने सीक्रेट पुलिस लगा दी, बुक्स न्यूज़पेपर्स बैन कर दिए, यूनिवर्सिटीज़ मॉनिटर की गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच को ही ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इसी टाइम एक नया ग्रुप भी इमर्ज हो रहा था। उस ग्रुप का नाम पता क्या था? लिबरलिज्म और न्यू मिडिल क्लास। लिबरलिज्म का क्या मतलब होता है वैसे? पॉलिटिकल, वोटिंग राइट्स, इलेक्टेड गवर्नमेंट, नो एब्सोल्यूट मोनार्क, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सिविल कोड्स, इकोनॉमिक, फ्री मार्केट एंड प्रॉपर्टी राइट्स। तो दैट मीन्स एक न्यू मिडिल क्लास क्रिएट हो गई। तो इन जो एजुकेटेड थी, जिनके पास एक आइडिया था कि जब फ्रांस कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, राइट? तो इसी कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए मैं आपको यहीं पे पार्ट 3 वाला टॉपिक ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।